स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता। आइए बढ़ते खबरों की तरफ। अगर आप मुरैना जिले में रहते हैं और खेती किसानी आपका पेशा है तो ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखिए, क्योंकि अगले आधे घंटे में हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि मुरैना में खेती फायदे का धंधा कैसे बन रही है, बल्कि मुरैना की बदलती तस्वीर बाकी जिलों के लिए भी प्रेरणा का कारण बन सकती है। डाकुओं ने चंबल को बदनाम कर दिया तो क्या, अब किसान यहाँ नई इबारत लिख रहे हैं। अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर मुरैना के किसान अपने खेत में रिकॉर्ड उत्पादन कर रहे हैं। मुरैना में पिछले 2 साल से सूखा पड़ रहा है। 2 साल से यहाँ औसत दर्जे की बारिश भी नहीं हुई है। मुरैना का तापमान भी मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों की तुलना में बेहद ज्यादा है। फिर भी क्या वजह है कि यहाँ का किसान तरक्की के रास्ते पर चल निकला है। यहाँ के ज्यादातर खेत अगर आप देखेंगे तो फसलें लहलहाती दिखेंगी। राष्ट्रीय पक्षी मोर और पीला सोना कहलाने वाले सरसों के लिए मुरैना की अच्छी पहचान है, पर अब यहाँ के किसानों ने भी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। जिन किसानों ने गेहूं और सरसों बोने में अपनी पीढ़ियां खपा दी, वो अब फल फूल और सब्जियों की खेती कर रहे हैं। एक किसान हमें मिले, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 साल से गेहूं और सरसों की खेती कर रहे थे, पर अब गुलाब की खेती में ऐसे व्यस्त है कि उन्हें बाकी काम के लिए वक्त ही नहीं मिलता। वो बताते हैं कि 1 बीघा में गुलाब की खेती करने पर उन्हें 1 लाख रुपए से ज्यादा का फायदा हो रहा है और इसमें लागत भी गेहूं के मुकाबले कम आती है। पहले गेहूं की और सरसों की ये फसल करते थे, उनमें इतना फायदा नहीं होता था। इसमें ज्यादा फायदा होता है। कैसे? और 1 बीघा में कम से कम 1 लाख से ऊपर हमको मिल जाता है। 1 बीघा में 1 लाख का? तो ये मुनाफे का सौदा है या फिर जो पहले का? जो गुलाब है वही मुनाफे का सौदा है। इंशाल्लाह जो पैसा गुलाब है सेंटर वाला, उसको और बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे, दोनों को बढ़ाएंगे। गुलाब की खेती गुलाब की करेंगे और गेहूं की बंद करेंगे। गेहूं की बंद कर दी? क्यों बंद कर दी? गेहूं में इतनी मिलती नहीं, लागत बहुत लग जाती है और मिलता कुछ नहीं। किसानों का अनुभव कहता है कि फल फूल के पौधे लगाने पर वो कुछ फायदा तो जरूर देंगे। आजकल किसानों का ध्यान फिर से जैविक खेती यानी देसी तौर तरीकों पर लौट रहा है। सुभाष शर्मा ने अपने खेत में फलदार पौधों के अलावा जैविक पद्धति से मक्का, मूंग और बाजरे लगाए हैं। उन्होंने इंटरक्रॉपिंग भी शुरू की है, जिसका बेहतर नतीजा निकला है। हमने जो किया है उसमें खेती के साथ साथ में भी आप देख रही होंगी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे मक्का लगी हुई है, मक्का के साथ में मूंग। एक तो ये है ना कि हम अपनी खेती में इंटरक्रॉपिंग अंतर्वर्ती फसलें शुरू करें। दूसरा ये कि उद्यान की फसलों में मेरे पीछे यहाँ पे जो है मौसमी की फसल लगी हुई है, इधर जो आम के पौधे लगे हैं और खेत की जो बाउंड्री है उस पर जो है सागौन के पौधे लगाए गए हैं। क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगी, अगर बाजार में अगर सर्वे करने जाएं तो चौखटों के लिए, दरवाजों के लिए, फर्नीचर के लिए सारा का सारा जो मलेशिया का चीड़ जो है मुरैना में आता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी मुद्रा रुके और हमारा किसान वो करे, तो इन चीज़ों को भी शामिल करना चाहिए, जिससे हमारा जो इमारती लकड़ी की पूर्ति है, फलों की पूर्ति है और बाकी जरूरतें हमारी पूरी हों। कि अगर हमारे पास कोई भी फलदार वृक्ष है तो 1000 रुपये से लेकर के 2000 रुपये की आमदनी प्रति वृक्ष जो है इससे हो जाती है। तो जब हमारी खराब पोजीशन होती है, जब सूखा भी पड़ जाए या कुछ और भी नुकसान हो जाए, तब भी हमको पौधा जो है हमको पैसा जरूर देता है। अरहर की दाल का उत्पादन इस बार कम होने से इसकी कीमत ऐसी उछली है कि हम सबकी थाली से लगभग गायब ही हो गई। पर मुरैना के कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें अरहर का उत्पादन अच्छा खासा मिला है, क्योंकि उन्होंने देसी खाद पर भरोसा किया। घरेलू खाद से हमने, जैविक खाद से हमने अरहर लगाई थी, तो उसमें हमको बहुत अच्छा उत्पादन मिला था, अच्छा पैसा भी मिला था उसमें। अच्छा। और क्या क्या करते हैं? हम गेहूं भी करते हैं, बाजरा भी करते हैं उससे,
और अपनी राहर और सब्जियां हैं, और पशुओं के लिए हरे चारे में डालती हैं गोबर की खाद, उससे अच्छा चारा बनता है हमको। आमतौर पर किसान एक साल में 2 से 3 फसल लेते हैं। अब भी मुरैना में कुछ किसान ऐसे हैं जो सिर्फ रबी और खरीफ की ही फसल पर निर्भर हैं, पर उनकी संख्या अब तेजी से कम हो रही है। बनवारी लाल नाम के किसान से जब हम मिले तो उन्होंने बताया कि वो साल में 3 फसल लेते हैं। बाजरा, गेहूं और सरसों के अलावा ये सब्जियों की खेती भी करते हैं और बेड़ों पर आम के पेड़ भी लगा रखे हैं, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। खेतों में तो अपन 3 लेते हैं और उस साइड में उन्हें 2 फसल लगती है, बाजरा गेहूं की। और क्या क्या करते हैं? इसमें आलू है, ये अपनी अब जैसे सब्जी, प्याज है, लौकी है, कद्दू है और भिंडी है, खीरा है, सभी फसल है इसमें। इससे एक्स्ट्रा इनकम होती है उसकी? हाँ, एक्स्ट्रा ही इनकम है, जो मान लो अपना गर्मी का खर्चा है वो अपना चल जाता है। और जो मेड़ों पे भी आपने ये पेड़ वगैरह हाँ, मेड़ों पे भी पेड़ लगाए, आम के लगा के रखे। ये कुछ समझदारी भरे कदम हैं जो हर किसान अपने खेत में लागू कर सकता है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक सोच और तौर तरीके भी होते हैं। आइए आपको मिलाएं उन किसानों से जिन्हें उन्नत खेती के लिए मुख्यमंत्री से पुरस्कार भी मिल चुका है। ये अंतर सिंह हैं, जिन्होंने बाजरे की खेती में मिसाल कायम की है। अंतर सिंह ने अपने खेत में सिंचाई का तरीका बदला और मिट्टी की जांच के बाद ही बाजरे की खेती शुरू की। बाजरे के लिए हमने पहले नर्सरी डाली और नर्सरी के लिए उसमें जैविक खाद वगैरह डाला और उसमें नर्सरी के बाद 10-15 से 20 दिन की जब पौध हो गई हमारी, उस पौध को हमने अपने खेत पे जाके लगाया। खेत पे लगाया तो कुछ समय उसमें थोड़े थोड़े कुछ गांव वाले पहले तो ये कहते थे कि पता नहीं इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, गांव वाले संतुष्ट नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब एक पौधे में से मैम करीबन 6 से 8 वो कल्ले तक निकले, उसमें बराबर बाली की हाइट भी निकली। मतलब कुल मिला के यह है कि अन्य की अपेक्षा 1.5 गुना उसमें फसल का उत्पादन हमें ज्यादा मिला, तो कहीं हमें भी आत्मसंतुष्टि हुई। उसके बाद हमने उसी पद्धति से गेहूं भी लगाया था, तो गेहूं में भी लगभग हमें 1.5 गुना उत्पादन अधिक मिला। इसलिए सीएम साहब ने हमें मतलब अनाज की अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें पुरस्कार दिया। मुरैना जिले के गांवों में प्रशासन कई तरह की ट्रेनिंग किसानों को दे रहा है, जिसमें खेती किसानी की नई तकनीक और तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। संजय शर्मा ने भी जब मक्के की खेती शुरू की तो पहले कुछ बदलाव किए। उन्हें 1 बीघा जमीन में 40 मन मक्के का उत्पादन करने पर मुख्यमंत्री से सम्मान भी मिल चुका है। आत्मा के थ्रू बताया था और उसके रेजबेड पे उसके हिसाब से लगाया था। तो आपने लगाई तो कितनी पैदावार बढ़ी आपकी? उससे पहले 20-25 मन बाजरा होता है और मक्का अपने 40 मन पैदा हुआ। उससे बढ़ के पैदा हुआ। रेखा त्यागी मुरैना के जलालपुर गांव में रहती है। आज इनकी वजह से गांव मशहूर हो गया है। बाकी औरतों जैसी ही है रेखा, लेकिन इनके इरादे चट्टान की तरह अटल हैं। 11 साल पहले पति के निधन के बाद 3 बच्चों की जिम्मेदारी अकेले रेखा के कंधों पर आ गई, पर रेखा दूसरों से मदद मांगने के बदले खुद हल लेकर अपने खेतों को संभालने निकल पड़ी, क्योंकि रेखा को जानकार लोगों की मदद मिली। सघनता पद्धति अपनाकर रेखा ने बाजरे की खेती की और 1 हेक्टेयर जमीन पर सबसे ज्यादा 39.2 क्विंटल बाजरा पैदा करके प्रधानमंत्री के हाथों कृषि कर्मण पुरस्कार की हकदार बन गयी। बीघा वही में 22 मन बाजरा हुआ था। 5 बीघा करे तो बाजरा, तो बीघा वही में तो पौध लगा के करे थे, और 4 बीघा वैसे करे थे। तो बीघा वही में 22 मन 25 मन के भी है और 12 मन की भी है 4 बीघा में। अच्छा, तो आप खुद ही करते हो ये सब काम? खुद ही करते हैं। दरअसल मुरैना जिले के तमाम गांवों में जनपद से लेकर पंचायत तक हर जगह
कुछ कृषि वैज्ञानिकों की टीम बैठी हुई है जो हर छोटे बड़े किसान की परेशानियों को सुलझा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जब ग्रामोदय से भारतोदय योजना की शुरुआत की तो ये चर्चा भी शुरू हुई कि क्या वाकई किसानों को उनका जायज हक मिल पा रहा है ताकि भारतोदय का सपना साकार हो सके। इसके लिए सरकारी और प्रशासनिक मशीनरी समीक्षा में जुट गई। लगातार 3 दिन तक यहाँ ग्राम सभा लगाकर ये जानने की कोशिश की गई कि वास्तव में हालात क्या हैं। सरकारी नुमाइंदे इस बात से खुश नजर आए कि कलेक्टर की निगरानी में यहाँ बेहतर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के जो उद्बोधन थे उसके जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स थे उन पे हमने जो ग्रामोदय से भारतोदय अभियान की जो रूपरेखा है उसके साथ तालमेल मिलाते हुए जिला के कलेक्टर साहिबान और सीओ साहिबान ने ग्रामवासियों के साथ चर्चा की है, क्योंकि इसमें ग्राम सभा में 3 दिन का ग्राम सभा पहले हो चुका है 15, 16, 17 तारीख को। तो एक किस्म का ये भी महसूस करने आए थे कि वो जिन उद्देश्यों के लिए 3 दिवस का ग्राम सभा किया गया था उस पर उतना प्लानिंग बन गया है या नहीं, और अगर उसमें कुछ गैप्स हैं तो उसको दुरुस्त करने के लिए। तो ये अभ्यास मेरे हिसाब से सार्थक रहा। ये तो सिर्फ फसलों की बात है, अभी तो पशुपालन का जिक्र हुआ ही नहीं। मुरैना के किसान अब पशुपालन में भी तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी वैज्ञानिक पद्धति उन्हें समझ आने लगी है। बहरहाल आगे इस बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि किसके दम पर, किसकी बुद्धि और समझ के बूते पर चंबल में हमारे अन्नदाता ये नया इतिहास लिख रहे हैं। समय के लिए मुरैना से अनुपमा सिंह। मुरैना में आखिर पिछले कुछ अरसे से ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ के किसानों के चेहरे खिल गए। खेतों में हर तरह की फसलें लहलहाने लगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। इसके पीछे है मुरैना के कलेक्टर विनोद शर्मा की सोच और उनकी ईमानदार कोशिश। आइए पहले मुरैना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुरैना जिले में 820 गांव, 478 पंचायत और 7 जनपद पंचायत है। मध्य प्रदेश का यह जिला सबसे ज्यादा कृषि पर आधारित है। यहाँ 2,71,000 हेक्टेयर एरिया खरीफ की फसल का है और करीब 2 लाख हेक्टेयर रबी की फसलों के लिए। 7,000 हेक्टेयर गर्मियों की फसल का है और 52,000 हेक्टेयर जमीन असिंचित है, जबकि जिले का 70% एरिया सिंचित है। मुरैना में वैसे तो 2 साल से सूखा पड़ा है, जमीन सूखी पड़ी है, पीने के पानी का संकट है। इसके बावजूद किसानों के खेत में फसल अच्छी हो रही है। दरअसल मुरैना में 3 बड़ी नहर हैं, जो किसानों के लिए मददगार साबित होते हैं। बस उसके पानी को सही ढंग से सही जगह उपयोग करने की जरूरत है। यहाँ के कलेक्टर विनोद शर्मा इस बारे में कहते हैं कि किसानों को ये बताना बेहद जरूरी है कि मोटे मोटे पाइप से हर फसल को सींचना नहीं होता, बल्कि सिंचाई के और भी कई तरीके हैं। जो करते हैं, सरसों ज्यादा हो रही है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सरसों पे ज्यादा देखभाल की जरूरत है। गेहूं पे जो है जरूर 5 पानी देने पड़ते हैं, सरसों के लिए केवल 2 पानी देना होता है। तो जो यहाँ का किसान है उसको ये बात बतानी पड़ेगी कि इन फसलों के साथ साथ हम जब पानी देते हैं तो आपने देखा हुआ स्प्रिंकलर नहीं है, ड्रिप्स नहीं है, माइक्रो इरिगेशन पे ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं पाइप से पानी नहीं देते, हम कटे में पानी देते हैं। वेस्टेज बहुत हो रहा है हमारे यहाँ, पानी का वेस्टेज बहुत है। तो ये वेस्टेज रोका जाए। मुरैना में सरसों की पैदावार खूब है, किसानों को ये आसान भी लगता है।
लागत भी कम आती है, क्योंकि सरसों की खेती में सिर्फ 2 बार पानी का इस्तेमाल होता है। उसके मुकाबले गेहूं को पानी ज्यादा चाहिए। गेहूं को 4 बार सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है। मुरैना में बालू और पत्थर भी ज्यादा है, इसलिए यहाँ वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर ही फायदा है। कलेक्टर ने इसी बात को समझा, तब से वो हर गांव में ग्राम संसद लगा रहे हैं। पानी का भी समुचित प्रयोग, पानी का भी टेक्नोलॉजी के साथ उपयोग। अगर आप पानी यूज कर रहे हैं तो आप ड्रिप से करें, स्प्रिंकलर से करें, आप वाटर गन आती हैं, इनका यूज करें, या पॉली हाउस में हम खेती करें, ग्रीन हाउस में खेती करें। इस तरह की जो नई चीजें आ रही हैं, जो कंट्रोल्ड खेती कहलाती है, वो जो है इसका भी कमी है, और इस तरह के कार्यक्रमों से इनको बढ़ावा मिले। ग्राम संसद में किसान और मजदूर ये तय करते हैं कि उनसे जुड़ी योजनाओं का लाभ सही हितग्राही को मिले। इस संसद में किसान और गांव के बाकी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पहले सरपंच और सचिव मिलकर किसी भी सवाल का गोल मोल जवाब देते थे, पर ग्राम संसद में विशेषज्ञों के जरिए किसानों से जुड़ी हर वो बात बताई जाती है जो खेती को फायदे का धंधा बना सके। किसानों को ये बताया जाता है कि सरकारें उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं, खाद और उर्वरक किस दाम पर मिल रहे हैं, सिंचाई के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। ग्राम संसद का ये काम भी है कि वो घर घर जाकर किसानों का सर्वे करे कि उसे अपने अधिकार मालूम है या नहीं। अगर नहीं पता है तो उन्हें ग्राम संसद आने का न्योता दिया जाता है। यहाँ उन्हें खेती की उन्नत तकनीक बताई जाती है, जैसे मिट्टी की जांच आजकल सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक मिट्टी की सेहत नहीं पता होगी तब तक उसमें फसल बोने का फायदा नहीं। मौसम अनुसार मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ है, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। ज्यादातर किसानों को ये नहीं मालूम है कि सरकार अब माइक्रो इरिगेशन पर जोर दे रही है, यानी सूक्ष्म सिंचाई योजना पर सरकार अच्छा खासा अनुदान भी दे रही है। इसलिए कलेक्टर का फोकस इस बात पर रहता है कि वो सिंचाई के तमाम नए नए तरीकों को मौखिक तौर पर न बताकर उसका वीडियो दिखाए। जबकि इसमें माइक्रो इरिगेशन में 30% से लेकर 40% और कई जगह तो 70% तक का अनुदान है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो आपके तो केवल 20 पैसे लगने हैं 100 रुपए में, 20% ही पैसा लग रहा है, बाकी सरकार से अनुदान है। तो सरकार की जो स्कीम्स हैं इनका मैक्सिमम लाभ लेना किसान को, जब तक आप डिमोन्स्ट्रेशन। इसलिए हमने जो वीडियो रथ चलाया, क्योंकि जिसमें हमने फिल्में रखी और उन फिल्मों से हम सीधे किसान को दिखा रहे हैं, क्योंकि बताने के भी ज्यादा इफेक्टिव होता है दिखाना। किसानों को बताया जा रहा है कि पानी बचाओ और पानी बढ़ाओ, हर बूंद से खेती को फायदा कैसे पहुंचे, इस बात पर फोकस है। किसानों को रासायनिक खाद के मुकाबले जैविक खाद इस्तेमाल करने के फायदे बताए जा रहे हैं, जिसका अच्छा नतीजा देखकर दूसरे किसान प्रोत्साहित हो रहे हैं। जिला पंचायत के सीईओ अनुराग वर्मा कहते हैं कि हाल ही में शुरू हुए ग्राम उदय से भारत उदय योजना के तहत उन्होंने और कलेक्टर ने एक संकल्प लिया है कि हर किसान को हर फायदा मिले। इसलिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अभी तक सिर्फ 20% फसल बीमा किसान कराते थे, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि इसका प्रचार प्रसार हम लोग जो ग्राम सभा के माध्यम से कर रहे हैं, तो 50% किसान इस योजना से लाभान्वित हों। और इस प्रकार इस बार जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो लॉन्च हुई है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, वो बड़ी सिंपल और स्पष्ट भाषा में है, जो किसान इसको समझ रहा है और इससे किसान लाभान्वित होगा। और किसान का जो भी अगर नुकसान होता है प्राकृतिक आपदा से, ओला पानी, बाढ़, सूखा से, तो उसको इससे लाभ मिलेगा।
हर किसान खेती के अलावा पशुधन भी रखता है। कलेक्टर साहब ने इस ओर भी किसानों के लिए उन्नति का रास्ता खोला है। मुरैना में मोर बहुत है, लेकिन गर्मियों में खूब मौतें होती हैं, इसलिए उनके लिए कलेक्टर ने दाना पानी योजना शुरू की है। इसके अलावा पशुधन पर भी फोकस है। आमतौर पर किसान गाय, भैंस और बकरी पाल तो लेता है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके के अभाव में पशुधन से वो फायदा नहीं मिल पाता, जिसका वो हकदार है। कलेक्टर साहब कहते हैं कि पशु पालने से पहले उनकी नस्ल पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। नस्ल सुधार के अलावा पशु कितनी संख्या में हो, ये भी बात ध्यान रखना जरूरी है। दो बातें उसमें बहुत जरूरी हैं। पहला है नस्ल सुधार। हम गाय तो पाल रहे हैं या भैंस तो पाल रहे हैं, परंतु उसको जो खिलाते हैं और उससे जो दूध निकलता है वो हमारी इकोनॉमी गड़बड़ाता है। दूसरा नंबर, हमने 2 भैंस पाली, हमारे 8 भैंस या 10 भैंस हो तो प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि मेहनत वही होती है, चारा भी लाएंगे, पशु भी लाएंगे, देखभाल भी करेंगे। तो जब हम इसका नंबर बढ़ाएं और वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि पशु को स्टॉल फीडिंग भी करानी पड़ती है और ग्रीन चारा भी देना पड़ता है, तो हमको नस्ल सुधार करना है, क्वालिटी बढ़ाना है और वैज्ञानिक ढंग से पशुओं को पाला जाए, तो ये इसमें अपार संभावना है। और भिंड मुरैना से दूध, घी, खोआ, ये किसी से, और घी ये पूरे मध्य प्रदेश में मालूम है। यदि मालवा में भी खोआ जा रहा है तो मुरैना से जाता है। खेती किसानी के अलावा कलेक्टर की कोशिश ये भी है कि वो जिले में आम लोगों के मन में ये जागरूकता पैदा करें कि हरियाली सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए उन्होंने पंचवटी योजना की शुरुआत की। इसके तहत हर गांव में 100 साल तक हरे भरे रहने वाले पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कई गांव बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कहते हैं अगर प्रशासक समझदार और ईमानदार हो तो उस इलाके की काया पलट सकती है। यही मुरैना में हो रहा है। जिले भर के किसान कलेक्टर विनोद शर्मा की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। मुरैना कलेक्टर साहब का बहुत अच्छा प्रयास है। वो इस काम में जो जुटे हुए हैं कि खेती को जो लाभ का धंधा कैसे बनाया जाए, और इन चीजों को समावेश करवाने के लिए उनने काफी प्रयास किए हैं। आप देख रहे होंगे, कभी नर्सरी के बारे में बात करते हैं, कभी पशुपालन के बारे में बात करते हैं, कभी जो जैविक खेती के बारे में, और जो पूरा जो मुद्दा है सामाजिक वानिकी का जो मुद्दा है, पर्यावरण का जो मुद्दा है, इस सवाल को अगर हल करना है तो पौधों को लगाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है, जिससे हम जो पूरे विश्व में जो गर्मी, जो तापमान जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो नुकसान होने वाले उनसे बचा जा सके। कलेक्टर साहब आजकल हम सवाल ले रहे हैं मुरैना के, तो हमको फलदार पेड़, रासायनिक खेती को बंद करो और जैविक खेती को अपनाओ। बहुत अच्छा हमको लाभ दे रहे हैं वो। एक किसान को भला और क्या चाहिए? 12 महीने उसका खेत हरा भरा हो, फसलें लहलहा रही हों और उसकी मेहनत का उसे अच्छा दाम मिल जाए। मुरैना में किसानों ने जिस तरह से खेती की पद्धति बदली है, उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। जिस देश में किसान के कंधे मजबूत होंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था को कोई आंच नहीं आ सकती। समय के लिए मुरैना से अनुपमा सिंह। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप चलते रहिए समय के साथ।